हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर परचम आईएएस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि टैरिफ जो भारत पे जो लगाया है 25% का, उसके बाद क्या इफ़ेक्ट भारत में देखने को मिल रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र में, रिफाइनिंग कंपनियों के क्षेत्र में। साथ ही साथ इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इस आयात शुल्क के बाद जो है भारत और रसिया के रिलेशन के बीच में क्या डिफ़िकल्टीज़ आई है, क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं और क्या सारी सिचुएशन अभी इंडिया में बन रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का जो टैरिफ लगाया है, मतलब कि अगर भी किसी भी इंडियन को वहाँ पे व्यापार करना होगा तो 25% का उसे टैरिफ देना होगा। और इसके पीछे जो ट्रंप के द्वारा जो तर्क दिया गया, ट्रंप का कहना है कि भारत ने रूस से जो है तेल और हथियार खरीदना जो जारी रखे हैं, जो कि अमेरिका के विदेश नीति के खिलाफ है। साथ ही जो इससे पहले अभी हाल ही में ईयू के द्वारा भी कहा गया था कि भारत रूस के साथ तेल खरीद रहा है, तो ये कहीं न कहीं गलत है। उसे रूस के साथ तेल ना खरीदकर पश्चिमी देशों के साथ खरीदना होगा। और इस निर्णय का जो सबसे बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, वो भारत की जो रिफाइनिंग कंपनियां हैं, जैसे कि आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीएल, एमआरपीएल और इन सारी चीज़ों पर पड़ा है, और जिन्होंने अब रूसी तेल की खरीदारी में कटौती करनी शुरू कर दी है। तो ये हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज जो हम जानेंगे इसमें जो है कि इसका जो प्रभाव है वो भारत की ऊर्जा नीति पर क्या पड़ रहा है, और इस साथ ही जो है अब इन रिफाइनिंग कंपनियों ने क्या नीतियाँ बनाई हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो ये सबसे पहले बात करते हैं ये भारत की जो रिफाइनिंग कंपनियां हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है आईओसीएल, इंडिया ऑयल लिमिटेड कॉरपोरेशन। और ये भारत की सबसे बड़ी रिफाइनिंग एवं मार्केटिंग कंपनियां हैं, जो 11 रिफाइनियाँ और जिसकी कुल क्षमता जो हमें देखने को मिल रहे हैं ये ऐसी है। और साथ ही साथ इसमें जो है पेट्रोल पंप और एलपीजी का वितरण इसी के द्वारा किया जाता है। फिर एक और हमें देखने को मिल रहा है बीपीसीएल। ये भी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो प्रमुख रूप से रिफाइनिंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो कि मुंबई, कोच एवं भोपाल में रिफाइनरी करती है। और हाल ही में सरकार ने इसे विनिवेश के लिए भी चुना है, जो सरकार के द्वारा विनिवेश के लिए भी चुना जा रहा है। और वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है एचपीसीएल और एमआरपीएल, जो हमने देखा था मंगलोर। तो ये सारी हमें देखने को मिल रही है। और ये जो है एमआरपीएल, तो ये जो है मंगलोर रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम लिमिटेड, ये जो है ओएनजीसी की सहायक कंपनी भी है, और साथ ही ये कर्नाटक में स्थित है। और इसके अलावा रूस से आयात यहाँ पे जो भारी मात्रा में क्रूड प्रोसेसिंग विशेषज्ञ भी होते हैं। अब इसकी जो प्रतिक्रिया क्या है, सरकारी कंपनियों की प्रतिक्रिया, तो भारत सरकार ने जो है ये स्थिति किया है कि किसी भी कंपनी को रूसी तेल से खरीद का निर्देश बंद नहीं किया है। सरकार की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि उनके द्वारा यह फैसला किया है कि कंपनियां खुद इस पर निर्णय एवं रणनीति तैयार करें। कंपनियों ने खुद रणनीति एवं व्यावसायिक आधार लिया है इस पर। भारत सरकार के द्वारा भी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आया इस पर। तो ये जो कंपनियों की प्रमुख जो प्रतिक्रिया क्या आई है, तो ये सारी कंपनियों ने स्टॉक मार्केट से रूसी कच्चा तेल खरीदना अस्थायी रूप से बंद कर दिया। अभी पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अस्थायी रूप से बंद किया, और नए तेल के जो स्रोत है उसकी एक खोज इनके द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सऊदी अरब, इराक और अफ्रीका वाले क्षेत्रों में। अब जैसा कि एमआरपीएल, ये कहीं ना कहीं जो रूस से भारी मात्रा में यहाँ पे क्रूड वगैरह आता था रूस, तो और ये बहुत ज़्यादा आयात करती थी। तो अब ये जो है अन्य सल्फर ग्रेड का भी विकल्प इसके द्वारा भी देखे जा रहे हैं। अब इसमें जो क्या कठिनाइयाँ हैं, तो सबसे पहले अगर हम कठिनाइयों की बात करें तो नए विकल्पों की तलाश। अब इसके द्वारा जो है नए विकल्पों की तलाश की जा रही है। तो दूसरे क्षेत्रों में जैसा हमने देखा था कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूए और नाइजीरिया, इन सारे क्षेत्रों में। इसके अलावा भी जो है ये दीर्घकालिक अनुबंध जो है की और जो इनका झुकाव है वो जोखिम को करने के लिए। इसी के साथ तेल मिश्रण की तकनीक, अब विभिन्न ग्रेड को तेल मिलाकर लागत को नियंत्रण करना, और ये सारी चीज़ें इनके द्वारा की जा रही है। जैसे कि घरेलू उत्पादन और भंडारण, अब ये घरों में ही इसके तेल भंडारण की क्षमताओं का विस्तार करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ओएनजीसी और ऑयल जैसे कंपनियों के द्वारा घरेलू उत्पाद पर
बल देना चाहती है। इसमें जो कठिनाइयों की अगर बात करें तो इसमें जो हमारी कठिनाइयाँ आती है वो बढ़ती लागत, मार्जिन दबाव एवं भविष्य की अनिश्चितता एवं भुगतान, ये सारी बैंकिंग बाधाएं ये सारी आ रही है कि कहीं ना कहीं जो है इनकी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मार्जिन पर भी दबाव है और भविष्य में इसका कोई निश्चित वो दिख नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ रही है। अब इसी पे मॉस्को की जो संभावित प्रतिक्रियाएं हैं, मॉस्को के द्वारा क्या कहा गया है, तो ये भी हम जानेंगे आज इसी टॉपिक में। तो जैसा कि मॉस्को के द्वारा कहा गया है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप, रूस ने कहा है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप भारत को रूस से तेल खरीदने को रोकते हैं तो रूस की प्रतिक्रिया रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इन्हीं प्रतिक्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे। अब अगर हम सबसे पहले भारत एवं रूस के बीच के जो तेल व्यापार हैं उनको देखेंगे तो फरवरी 2022 के बाद जो है रूस इस जो है भारत को सबसे अधिक कच्चा तेल बेचने वाला देश बना था और भारत एवं रूस के बीच व्यापारिक व्यापार का हिस्सा जो था वो स्थानीय मुद्राओं में किया जाता था, लेकिन और जगह पे भारत को डॉलर में जो है व्यापार करना पड़ता था, किंतु रूस के द्वारा जो है वो स्थानीय मुद्राओं में भी व्यापार करता था। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदना पश्चिम देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत करता था और यहाँ पे जो है मुख्य रूप से रुपया और रूबल में भुगतान की व्यवस्था थी और जिससे कि ये भारत में डॉलर की निर्भरता कम है। अब ये जो व्यापार का जो आंकड़ा है वो 2023 से 24 में यह बढ़कर 35% से भी अधिक हो गया था। भारत को क्या लाभ हुआ इससे, तो डॉलर की निर्भरता कम हुई, वैश्विक तेल की कीमत अधिक थी, जबकि जो है रूस उस वक्त छूट दे रहा था क्योंकि उस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो जिस वजह से जो है रूस की आर्थिक व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए बहुत सारे प्रतिबंध रूस पर भी लगाए गए थे और इससे जो है भारत की ऊर्जा लागत में भी कमी आई और इससे जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भी भारत को मदद मिली। ये सारे लाभ भारत को हो रहे थे। अब ये जो स्थिति अभी भारत के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अब एक तरफ जो है अमेरिका का दबाव बनाम रूस से दोस्ती, अब ये एक तरफ हो रहा है। जैसे कि भारत की जो रणनीतिक है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे आधारित है, लेकिन अमेरिका और रूस जो है इसके प्रमुख साझेदार है। एक तरफ भारत की जो दोस्ती है वो अमेरिका से भी अच्छी व्यापार के क्षेत्र में और रूस से भी, ये दोनों इसके साझेदार है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, जबकि रूस चाहता है कि भारत को ऊर्जा एवं रक्षा का जबकि रूस भारत को ऊर्जा एवं रक्षा का प्रमुख स्रोत भी मानता है। अब इससे जो है ऊर्जा पे भी असर देखने को मिल सकता है। यदि रूस से रियायती तेल बंद हो गया तो भारत में तेल की लागत भी बढ़ेगी, जिससे महंगाई एवं व्यापार भी जो दोनों है उसमें घाटा हो सकता है क्योंकि इससे व्यापार भी काफ़ी कम होगा और इसके द्वारा जो है महंगाई काफ़ी बढ़ जाएगी भारत में और इसके साथ जो है रूसी ग्रेड पर तेल की निर्भरता भी काफ़ी निर्भर है रूसी तेल। अब हम देखें तो वैश्विक मंचों पर कूटनीतिक संतुलन, अब जैसे कि अगर भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा होगा तो रूस और यूरोप के बीच संतुलन बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होगा। जैसे कि ब्रिक्स, G20, क्वाड एवं SCO जैसे मंच पे जो है भारत की भूमिका को भी इससे प्रभावित हो सकती है। अब जैसे कि अगर हम देखें तो कूटनीतिक रूप से अगर देखें और विकल्पों की कमी और समय की बाध्यता, मध्य एशिया या पश्चिम एशिया से तेल खरीदने में समय एवं लागत भी अधिक लगेंगे और अभी भारत के पास इस तरह के विकल्पों की भी कमी है और वैकल्पिक आपूर्तियों के लिए दीर्घकालीन समझौता भी अभी तक सीमित है और इसके अलावा जो है घरेलू राजनीति दबाव भी देखने को मिल रहे हैं। अब भारत एवं रूस के बीच में जो कूटनीतिक प्रतिक्रिया है वो रूस की तरफ से क्या किया जाएगा, तो ये इसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अब रूस भारत के संबंधों को फिर से परिभाषित करना होगा, भारत एवं रूस के संबंधों को भारत के द्वारा परिभाषित करना होगा। रूस भारत को एक रणनीतिक साझेदार भी मानता है। यदि अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करता है तो रूस इसे अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप मानेगा और इसके प्रति वो कड़ी प्रतिक्रिया भी दे सकता है। इसके अलावा जो है ब्रिक्स, जैसा कि हमने बताया, SCO जैसे मंच पे भारत के प्रति कठोर करना, अब रूस इस मंचों पे जो है भारत की भूमिका को सीमित कर सकता है। अब जैसा कि हमने वैकल्पिक बाजार की ओर देखा तो रूस भारत के स्थान पे जो है इन सारे क्षेत्रों पर, इन सारी जगहों पे चीन, तुर्की या ईरान या फिर अफ्रीका देश में अधिक छूट
देगा और छूट वाली कीमतों पर तेल निर्यात करने लग सकता है। और ये जैसा कि बताया गया कि रूस एवं भारत के बीच में रूबल और रुपया और रूबल व्यापार प्रणाली को भी अस्थायी रूप से भी रूस के द्वारा निलंबित भारत के लिए किया जा सकता है। तो एक तरह से ये रूस के पास तो बहुत सारे विकल्प आ सकते हैं। इससे जो है सैन्य एवं राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें क्या है कि भारत को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति में देरी या पुनः मूल्य निर्धारण हो सकता है। और इसके अलावा जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो अभी उसकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम देख लें तो चाइना के साथ भी भारत का जो संबंध है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। पाकिस्तान देख लें या फिर बांग्लादेश, इन सारे जगहों से हमारे संबंध अच्छे नहीं। और रूस जो है पाकिस्तान या चाइना के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा सकता है, जो कि भारत के लिए दबाव बनाए जा सकते हैं। और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी हो सकता है। अब आर्थिक हथियार में ऊर्जा देखें तो रूस भारत को मिलने वाले डिस्काउंट क्रूड डील्स को भी समाप्त कर देगा और वैकल्पिक रूप से तेल पर उच्च प्रीमियम लगा के भारत की ऊर्जा लागत भी बढ़ सकता है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो अगर हम निष्कर्ष की ओर देखें तो अगर अगर ट्रम्प भारत के रूसी तेल के विरुद्ध कार्रवाई करेगा तो यह केवल भारत अमेरिका के संबंधों के नहीं बल्कि रूस और भारत एवं रूस के संबंधों की भी स्थिरता को भी प्रभावित करेगा। और रूस की प्रतिक्रिया केवल तेल तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके द्वारा उसके संप्रभुत्ता एवं भू राजनीतिक और समीकरणों में बदलाव आ सकता है। और इससे जो है कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी जताई जा सकती है। तो धन्यवाद।